हेलो 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 दोस्तों। जिस चीज़ का आपको इंतज़ार था बेसब्री से उस चीज़ को हम लेके आए हैं डिफेंस नेक्सस चैनल पर। तो आपके पास अग्निवीर आर्मी, किसके लिए? अग्निवीर आर्मी के लिए एक बहुत धांसू क्लास आपके लिए डिजाइन कर दी गई है। तो अग्निवीर विज्ञान महासंग्राम क्लास है जिसमें आपको 500 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। कैसे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का सेशन आपको मिलने वाला है, 500 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। तो इन्हीं क्वेश्चंस को लगाइए और आपके लिए साइंस का पोर्शन खत्म। साइंस का पोर्शन क्या हो जाएगा? आपके पास खत्म हो जाएगा भाई, खत्म हो जाएगा। बस केवल केवल इन क्वेश्चंस को कर चाहिए। बिलीव रखिए, हर एक चीज़ बताऊंगा यहाँ पे, हर एक चीज़ आपको पूरा डिस्क्राइब के साथ बताऊंगा। क्लियर? ओके। तो यहाँ पे आपके पास लगभग 500 क्वेश्चन आपके पास रिवाइज हो जाएंगे। क्या रिवाइज देने वाला हूँ मैं? 500 क्वेश्चन का रिवीजन आपके पास मिलने वाला है एकदम सटीक, जिनसे आप 500 क्वेश्चन बना सकते हो। कितने क्वेश्चन? 500 क्वेश्चन बना सकते हो। तो फर्स्ट स्लाइड के साथ हम स्टार्ट हो जाते हैं बिना किसी देरी के साथ। तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन किसके मिलेंगे? फिजिक्स के मिलेंगे, केमिस्ट्री के मिलेंगे एंड बायोलॉजी के मिलेंगे। तो भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एंड जीव विज्ञान सभी के आपके पास क्वेश्चन मिलने वाले हैं। क्लियर है? तो यहाँ से क्वेश्चन कहाँ से आते हैं आपके पास? गति से आते हैं, ऊर्जा से आते हैं और ब्रह्मांड के नियमों से आते हैं। भौतिक विज्ञान की बात करें तो यहाँ से आपके पास क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन रसायन विज्ञान की बात करते हैं तो तत्व से, सूत्र से, रसायन अपक्रिया से, इन सभी से आपके पास क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। अगर जीव विज्ञान की बात करते हैं तो मानव शरीर से मिलेंगे आपके पास, रोग से मिलेंगे, प्रगति, रोग और प्रगति से आपके पास क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं बायोलॉजी में। तो अगर आपके पास अगर ये सेशन अगर आपके पास कंप्लीट हो जाते हैं, ये कंप्लीट सेशन आपके पास अगर कंप्लीट हो जाता है तो ये समझ लीजिए आपका स्कोर भाई बहुत तगड़ा होने वाला है, आपका स्कोर बहुत तगड़ा होने वाला है। चलिए तो बिना किसी देरी के साथ हम आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्या है आपके पास? बल। फर्स्ट क्या है आपके पास? बल से आपके पास बल बहुत है आपके पास। सामरिक मात्रक और मापन, मात्रक एंड मापन से आपके पास क्वेश्चन यहाँ से देखने के लिए मिलते हैं। मेजर एंड यूनिट एंड मेजरमेंट से ध्यान रखना। क्लियर? तो फर्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या कहता है? बल। बल का मात्रक क्या है आपके पास? न्यूटन है। बल का मात्रक न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन। लेकिन विद्युत धारा का मात्रक, विद्युत धारा के मात्रक की बात करें तो एम्पियर, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। ओके, क्लियर है? अगर कार्य और ऊर्जा के मात्रक की बात करें, कार्य और ऊर्जा का मात्रक, दोनों का मात्रक होता है आपके पास जूल। दोनों का मात्रक क्या होता है? जूल। वोल्टेज की अगर बात करें, वोल्टेज का मात्रक क्या होता है आपके पास? वोल्ट होता है। वोल्टेज का मात्रक क्या होता है आपके पास? वोल्ट होता है। इन सभी के आपके पास मैंने चित्र बना रखे हैं, तो इन सभी के चित्र भी आपके पास ध्यान रखने के लिए। तो यहाँ पे अगर बात करें पावर, पावर का मात्रक क्या है? शक्ति का मात्रक क्या है आपके पास? वॉट। शक्ति का मात्रक क्या है आपके पास? वॉट है। शक्ति का मात्रक वॉट। अब प्रतिरोध के मात्रक की बात करें तो प्रतिरोध का मात्रक क्या है आपके पास? ओम हो जाएगा। प्रतिरोध का मात्रक ओम हो जाएगा भाई, प्रतिरोध का मात्रक ओम हो जाएगा। अगर प्रेशर, अगर दाब की अगर बात करें तो दाब का मात्रक पास्कल, दाब का मात्रक पास्कल, दाब का मात्रक पास्कल। लेंस की क्षमता की बात करें तो लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर। यहाँ से कितने क्वेश्चन बन गए आपके पास? 1 2 3 4 5 6 7 8, आपके पास 8 क्वेश्चन यहाँ पे एक ही स्लाइड में आपके पास कंप्लीट हो गए, एक ही स्लाइड में कंप्लीट हो गए। अगर यहाँ से एक नोट पॉइंट ध्यान रखना कि कुल मात्रकों की संख्या कितनी है, ऐसे ही पद्धति में मात्रकों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। कितनी होती है? 7। कितनी? 7। तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बल का मात्रक न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, कार्य का मात्रक जूल, वोल्टेज का मात्रक वोल्ट, शक्ति का मात्रक वाट, प्रतिरोध का मात्रक ओम, दाब का मात्रक पास्कल और लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है आपके पास? अब यहाँ से आपके पास खोजकर्ता, खोजकर्ता से देखते हैं। खोजकर्ता कौन है आपके पास? आइजैक न्यूटन है आपके पास। गुरुत्वाकर्षण और गति के नियम जो दिए थे वो किसने दिए थे आपके पास? न्यूटन ने दिए थे। किसने दिए थे? न्यूटन ने दिए। गुरुत्वीय त्वरण जी की वैल्यू कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट नेम को समझते हैं। फर्स्ट नेम क्या कहता है? जड़त्व का नाम। फर्स्ट नेम को कैसे जानते हैं हम? जड़त्व के नेम से जानते हैं, जड़त्व के नेम से जानते हैं। कोई वस्तु तब तक नहीं हिलती जब तक बाहरी बल ना लगाया जाए। अगर इस पर अगर बाहरी बल नहीं लगाएंगे तो ये वस्तु जहाँ पे है वहीं पे रहेगी, जहाँ पे है वहीं पे रहेगी, जहाँ पे है भाई साहब वहीं पे रहेगी। ये आपके पास ध्यान रखना है। क्लियर? दूसरा नेम क्या कहता है? दूसरा नेम संवेग को दर्शाता है। दूसरा नेम संवेग को दर्शाता है। संवेग के लिए आपके पास नेम होता है F इक्वल टू क्या होता है आपके पास? एम ए होता है। F इक्वल टू एम ए। दूसरा नेम क्या होता है आपके पास? F इक्वल टू एम ए। ये आपके पास जो बल होता है उसके परिमाण को देता है। किसको? परिमाण को देता है। किसको? परिमाण को, मैग्नीट्यूड को बताता है। मैग्नीट्यूड को, परिमाण को बताएगा दूसरा नेम। ओके,
दूसरा नियम, अगर ये एसिलेशन के साथ अगर ऊपर जा रही है तो इसके कारण जो बल लगेगा F इक्वल टू कितना लगेगा एम ए, F इक्वल टू कितना लगेगा एम ए, ये चीज़ ध्यान रखनी। नेक्स्ट के अगर तीसरे नियम की बात करें तो तीसरा नियम क्या बताता है, क्रिया प्रतिक्रिया नियम होता है। कौन सा, क्रिया प्रतिक्रिया। हर क्रिया के समान विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, हर क्रिया के लिए विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। हर एक, जैसे आपके पास दोनों ही अगर हाथ लगाए जा रहे हैं तो एक हाथ इस पर फोर्स लगाएगा इधर की तरफ और दूसरा हाथ इस पर फोर्स लगाएगा दूसरी तरफ, दोनों का परिमाण कितना होगा, सेम रहेगा, दोनों का परिणाम कैसा हो रहेगा, सेम रहेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं मिरर्स की, मिरर्स एंड इंस्ट्रूमेंट। मिरर्स एंड इंस्ट्रूमेंट से आपके पास क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, दर्पण और उपकरण से देख लेते हैं। क्लियर। यहाँ पे फिर आपके पास तरंग एंड गतिशीलता से मिलेंगे तो तरंगों को गतिशीलता से भी देखेंगे। क्लियर। अगर उत्तल दर्पण की बात करें तो जो कार होती है ना आपके पास, कारों की अगर साइड मिरर होता है उसमें आपके पास क्या मिलता है, उत्तल दर्पण मिलता है। उत्तल दर्पण एक विजुअल के साथ मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे एक विजुअल मैंने इकट्ठा किया है तो उस विजुअल के साथ में आपको बताया जा रहा है, उस विजुअल के साथ में, तो ये आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो बाहर जो गाड़ी लग रही है, ये जो गाड़ी लग रही है बाहर की जो साइड मिरर होता है गाड़ियों का, उसमें कौन सा मिरर होता है आपके पास, उत्तल दर्पण होता है। कौन सा, उत्तल, कॉन्वेक्स साइड मिरर में। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए, अगर दाढ़ी बना रहे हो तो दाढ़ी बनाने के लिए किस मिरर का यूज़ करते हो आप, अवतल दर्पण का। किसका, अवतल दर्पण का। लेकिन ज़्यादातर आपके पास समतल दर्पण का भी यूज़ हो जाता है, लेकिन जो आपके पास सेविंग रूम्स होते हैं ना, सेविंग रूम, वहाँ पे गोल टाइप का होता है। कैसा होता है, गोल टाइप का। कैसा होता है आपके पास, गोल टाइप का होता है, क्योंकि ये आपके पास चित्र को क्या बताता है, बड़ा बताता है। तो अवतल दर्पण ध्यान रखना। सेविंग मिरर जो होता है आपके पास, सेविंग मिरर कौन सा होता है आपके पास, अवतल होता है, अवतल। क्लियर। दोनों ही चीज़ आपको ध्यान रखनी। क्लियर। यहाँ पे मुख्य उपकरण ध्यान रखना आपके पास, थर्मामीटर। अगर थर्मामीटर होता है तो थर्मामीटर डॉक्टर्स के पास मिलता है। डॉक्टर्स क्या मापते हैं आपके पास, बुखार को मापते हैं ना, बुखार मापते हैं, यानी कि बुखार का मतलब क्या है, तापमान, तो तापमान को मापता है। एमीटर किसको मापेगा, धारा को। एमीटर किसे मापेगा, आपके पास विद्युत धारा को मापेगा, एमीटर विद्युत धारा को। क्लियर। एमीटर विद्युत धारा को। और वोल्ट मीटर की बात की जाए तो वोल्ट मीटर किसे मापेगा, विभवांतर को, वोल्ट मीटर विभवांतर को। तो ये ध्यान रखनी। तो थर्मामीटर ताप को, अमीटर धारा को एंड वोल्ट मीटर विभवांतर को, वोल्ट मीटर विभवांतर को मापेगा। क्लियर है। ओके सर, वेरी गुड। और यहाँ पे तरंग की बात कर लेते हैं, तरंगों। ओके, तरंगें आपके पास इस प्रकार चलती है, आपके पास ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्लियर। तरंगे क्या हो सकते हैं, किसी भी पृष्ठ से टकराकर वापस भी लौट सकते हैं, किसी पृष्ठ से टकरा कर क्या हो सकते हैं, वापस भी लौट सकते हैं। और यहाँ पे आपके पास ये चीज़ ध्यान रखना है, अगर प्रकाश तरंग की अगर बात करें तो प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ 8 मीटर पर सेकंड। 3 × 10⁸ 8 मीटर पर सेकंड होती है, 3 × 10⁸ 8 मीटर पर सेकंड। ये कैसी वेव होती है, अनुप्रस्थ होती है, अनुप्रस्थ यानी कि ट्रांसवर्स, अनुप्रस्थ तरंग होती है। अनुप्रस्थ तरंग किस में चल सकती है, माध्यम में चल सकते हैं, यानी कि जो आपके पास प्रकाश होगा वो माध्यम में चल सकता है। और ये वैक्यूम में आपके पास जो निर्वात है ना, वहाँ पे जो कुछ भी नहीं है निर्वात, तो निर्वात में भी क्या हो सकते हैं, ये चल सकते हैं, निर्वात में भी चल सकते हैं। तो ये चीज़ आपके पास लाइट के बारे में ध्यान रखना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ 8 मीटर पर सेकंड होती है। इसकी प्रवृत्ति कैसी होती है, अनुप्रस्थ होती है। ये कहाँ पे चल सकती है, निर्वात में भी चल सकती है, माध्यम में भी तो चलती है, लेकिन निर्वात में भी क्या हो सकती है, प्रकाश चल सकता है, निर्वात में भी चल सकता है। क्लियर। ध्वनि की बात कर लेते हैं। ध्वनि क्या होती है, हवा में 340 मीटर पर सेकंड की स्पीड होती है। इसकी स्पीड कितनी होती है, 340 मीटर पर सेकंड की स्पीड होती है, 340 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती है। ये कैसी तरंग होती है, अनुदैर्घ्य तरंग होती है। ये निर्वात में नहीं चलती, आपके पास ध्वनि जो है वायु में चल सकती है बट निर्वात में नहीं चल सकती। निर्वात का मतलब होता है खाली जगह, बिल्कुल खाली जगह, तो वहाँ पे आपके पास ध्वनि नहीं चलेगी, वहाँ पे ध्वनि आपके पास नहीं चलेगी। ओके, क्लियर। ओके, अब थोड़ा सा केमिस्ट्री पोर्शन की तरफ आ जाते हैं। केमिस्ट्री पोर्शन के आपके पास ध्यान रखना है, अगर सोने की अगर बात करें तो सोने का सूत्र क्या होता है आपके पास, Au होता है, सिंबल क्या होता है आपके पास, Au। चांदी की बात करें तो चांदी का क्या होता है आपके पास, Ag होता है। अगर लोहे की बात करें तो लोहे का क्या होता है आपके पास, Fe होता है, लोहे का Fe। अगर कॉपर की बात करें तो कॉपर का क्या होता है आपके पास, Co होता है, कॉपर का Co। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का क्या होता है आपके पास, H होता है। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का क्या होता है, O। ये O है सर, O ध्यान रखना, जीरो मत समझना, O। तो ऑक्सीजन का O, हाइड्रोजन का H, कॉपर का यानी कि तांबे का आपके पास CO, लोहे का आपके पास Fe, चांदी का आपके पास Ag, सोने का आपके पास Au। ये आपके पास प्रतीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रतीक है, यही आपके पास प्रतीक पूछे जाते हैं। तो इन प्रतीकों को आपको ध्यान में रख के चलना है, इन प्रतीकों के क्या करना है आपके पास ध्यान में रख के चलना है।
यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन। सबसे हल्की गैस होती है आपके पास हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कैसी होती है आपके पास? सबसे हल्की गैस होती है, सबसे हल्की गैस। दूसरी आपके पास सबसे हल्की धातु की बात करें तो लिथियम सबसे हल्की धातु है। लिथियम कैसी है? सबसे हल्की धातु है। सबसे भारी धातु की बात करें तो ऑस्मियम कैसी धातु है सर? ऑस्मियम सबसे भारी धातु है, सबसे भारी धातु ऑस्मियम। अगर सबसे कठोर की बात करें, सबसे कठोर क्या होता है आपके पास? हीरा होता है, जो कि कार्बन है। हीरा क्या है आपके पास? कार्बन है। और कार्बन का फॉर्मूला क्या होता है? सी। यानी कि हीरे का भी क्या हो जाएगा आपके पास? सी हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको चारों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। सबसे हल्की गैस, सबसे हल्की धातु, भारी धातु और सबसे कठोर चीज़ कार्बन यानी कि हीरा। ओके, यहाँ पे ये आपके पास एटॉमिक स्ट्रक्चर है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको केवल ये ध्यान रखना है, आपके पास यहाँ पे ये जो होता है ये न्यूक्लियस होता है। ये क्या होता है आपके पास? न्यूक्लियस होता है, जिसमें आपके पास न्यूट्रॉन पाया जाता है, आपके पास प्रोटॉन पाया जाता है। न्यूट्रॉन पाया जाता है, प्रोटॉन पाया जाता है, न्यूट्रॉन पाया जाता है, प्रोटॉन पाया जाता है। इसे क्या कहते हैं हम? केंद्र कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? नाभिक यानी कि केंद्र। ये होता है आपके पास सेंटर ऑफ द एटम। एंटर का सेंटम होता है ये आपके पास एटम का क्या है? सेंटर है। ये आपके पास प्रोटॉन हो गया। यहाँ पे इसमें क्या मिलेंगे आपके पास? न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके पास ये प्रोटॉन दिखाई दे रहे हैं आपके पास, जो आपके पास ऐसे क्या कहते हैं? पिंक वाले क्या है आपके पास? प्रोटॉन है। आपके पास ये जो आपके पास ग्रीन दिखाई दे रहे हैं वो आपके पास क्या है? आपके पास न्यूट्रॉन्स हैं। वो आपके पास क्या है? न्यूट्रॉन्स हैं। और यहाँ पे जो आपके पास कक्षाओं में जो चक्कर लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये ब्लैक जो चक्कर लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं सर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है सर? नेगेटिव। न्यूट्रॉन कैसा होता है सर? न्यूट्रल होता है। इस पर ना तो ये पॉजिटिव होता है और ना ही ये नेगेटिव होता है, दोनों में से कुछ भी नहीं होता है। प्रोटॉन कैसा होता है सर? पॉजिटिव होता है। प्रोटॉन कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। और न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस कैसा हो जाएगा आपके पास? पॉजिटिव हो जाएगा। न्यूक्लियस कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ आपको नोट पॉइंट करनी है, आपके पास परमाणु संख्या किसके बराबर होगी? प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होगी। परमाणु संख्या प्रोटॉनों की संख्या। जैसे आपके पास इलेक्ट्रॉन अगर 16वें नंबर पर कोई एलिमेंट है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास? परमाणु संख्या भी क्या है आपके पास? 16 है। परमाणु संख्या भी क्या है आपके पास? 16 है। और प्रोटॉन की संख्या भी क्या है आपके पास? 16 है। क्लियर? ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है? ओके सर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है आपके पास? पीएच स्केल आपके पास 0 से 14 तक आपके पास वैल्यू लिखी होती है। पीएच स्केल में क्या होता है सर? 0 से लेकर 14 तक आपके पास वैल्यू लिखी होती है। तो यहाँ पे 0 आपके पास, यहाँ पे आपके पास क्या है? 14 है। यहाँ पे क्या है आपके पास? 14 है आपके पास 14। क्लियर? बात समझ में आ रही है ना? ओके सर, यहाँ पे समझ में तो आ रहा होगा। क्लियर? ओके, ऐसी कोई बात नहीं है कि समझ में नहीं आ रहा हो। ओके, अगर समझ में आ रहा हो तो भाई लाइक कर दीजिए। सेशन इंपॉर्टेंट है, आपके पास क्लास डिजाइन की जा रही है। हर एक रोज़ आपके पास डेली क्लास लग रही है, तो आपको केवल इन्हीं क्लास को लेते चलना है और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे क्या होती है आपके पास? अगर मैं फर्स्ट की अगर बात करूँ तो यहाँ पे होती है आपके पास 0। यहाँ पे पीएच की वैल्यू कितनी होती है? 0। और यहाँ पे पीएच की वैल्यू कितनी होती है आपके पास? 14 होती है। पीएच की वैल्यू 14। क्लियर? ये आपके पास यहाँ पे जितने भी आएंगे वो कैसे होंगे आपके पास? स्वाद में खट्टे होंगे, उन्हें हम कहते हैं अम्ल। स्वाद में खट्टे होंगे और उन्हें हम क्या कहते हैं सर? अम्ल कहते हैं। क्या कहेंगे हम इन्हें? अम्ल कहते हैं। इन्हें हम क्या कहेंगे? अम्ल। क्लियर है? ओके सर। यहाँ पे जितने भी आएंगे वो कैसे रहेंगे? स्वाद में कड़वे रहेंगे। और स्वाद में कड़वे को हम क्या कहते हैं सर? क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षार। तो यहाँ पे ये हो जाएंगे आपके पास क्षार और यहाँ पे ये हो जाएंगे आपके पास अम्ल। अब यहाँ पे अगर बात कर लेते हैं 7 की, अगर पीएच की वैल्यू अगर 7 है तो उसे हम क्या कहेंगे? उदासीन। उदासीन कहेंगे। ना तो वो शुद्ध, ना तो वो अम्ल है और ना ही वो क्षार है। ना तो वो खट्टा है और ना ही वो कैसा है सर? कड़वा है। ना तो वो खट्टा है और ना ही सर कड़वा है। और उसका एग्जाम्पल क्या है आपके पास? यहाँ पे देखिए, अगर पहले अम्ल की बात कर लेते हैं। अम्ल का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? नींबू। नींबू स्वाद में कैसा होता है? खट्टा है। तो खट्टा है तो कैसा है? ये अम्ल है। खट्टा है तो ये कैसा है? अम्ल है। यहाँ पे कड़वे की बात कर लेते हैं। कड़वे का एग्जाम्पल क्या है आपके पास? सावन। सावन कैसा होता है? स्वाद में कड़वा होता है। कड़वाई का मतलब क्या है? क्षार हो जाएगा। ओके, यहाँ पे अगर शुद्ध जल की बात करूँ, शुद्ध एकदम प्योर अगर वाटर की बात कर लेते हैं तो ये कैसा होता है? उदासीन होता है। ना ये खट्टा होता है और ना ही ये कड़वा होता है। ना तो ये खट्टा होता है और ना ही ये कड़वा होता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए। क्लियर? ओके। अब दैनिक जीवन में सूत्र आपको ध्यान रखना है। दैनिक जीवन में कुछ सूत्र हैं, उन सूत्रों को आपको ध्यान में रख के चलना है। अगर NaCl, अगर सामान्य नमक की अगर बात करें, नमक का सूत्र क्या हो जाता है आपके पास? NaCl हो जाता है। नमक का सूत्र क्या होता है आपके पास? NaCl होता है नमक का सूत्र आपके। ओके, क्लियर? अगर मैं वाटर की अगर बात करूँ, जल का सूत्र क्या होता है आपके पास? H2 होता है। जल का सूत्र H2 होता है। जल का सूत्र H2। और खाने के सोडे की अगर बात करें, खाने का सोडा इस प्रकार होता है, तो खाने के सोडे की अगर बात करें तो उसका सूत्र क्या होता है? NaHCO3 होता है। NaHCO3 ये खाने के सोडे का होता है। अगर धोने के सोडे की अगर बात करें, वॉशिंग पाउडर जो आपके पास मशीनों में जो यूज़ करते हैं वॉशिंग सोडा, उसकी अगर बात करें तो उसका सूत्र क्या होता है? Na2CO3 होता है। Na2CO3। अगर मैं पूरे की अगर बात करूँ तो इसका सूत्र आप नोट करना है, Na2
Na2CO3 0.10H2 0.10H2O, इसमें 10H2 और आ जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, धोने के सोडे का क्लियर है। ओके सर, यहाँ पे ये वाली स्लाइड आपके पास कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, गैस है और पर्यावरण। गैस है और पर्यावरण का अध्ययन करेंगे, जो कि आपके पास मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है सर, मोस्ट इंपोर्टेंट। यहाँ से आपके पास क्वेश्चन पूछता है, तो एक क्वेश्चन आपके पास यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास एक क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, गैस एंड पर्यावरण से, गैस और पर्यावरण से। देख लेते हैं सर, अगर 78% की अगर बात करें तो नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में 78% पाई जाती है। हाँ, 78% वायुमंडल में आपके पास जो गैस पाई जाती है, 78% आपके पास नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, 21% आपके पास ऑक्सीजन गैस पाई जाएगी। ऑक्सीजन गैस 21% वायुमंडल में। अरे 1% में बाकी सभी गैस आएंगी। 1% में बाकी जितनी भी गैस यहाँ पे बच गई हैं 1% के अंदर आएंगी। कितने परसेंट के, 1% के अंदर बाकी जितनी भी गैसें हैं वो आएंगी। क्लियर है सर? ओके सर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट बात सर। ओके सर, तो यहाँ पे अब इन गैसों के बारे में और ध्यान रखना है। दहन के लिए आवश्यक गैस कौन सी होती है सर? ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन के कोई भी चीज़ जल नहीं सकती है, तो दहन के लिए आवश्यक होती है आपके पास ऑक्सीजन। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है? ओके सर। अम्ल वर्षा में कौन सी गैस पाई जाती है? SO2 गैस पाई जाती है। अम्ल वर्षा में कौन सी गैस पाई जाती है? और SO2 पाई जाती है। अगर ऑप्शन में दे रहा है तो वो तो आपके पास NO2 एंड SO2 गैस कहाँ पे पाई जाएगी? आपके पास अम्ल वर्षा में पाई जाएगी, अम्ल वर्षा में। जल की शुद्धि के लिए किस गैस का यूज़ करते हैं हम? क्लोरीन गैस का। जल शुद्धि के लिए किस गैस का यूज़ होती है? क्लोरीन गैस। ओजोन का कौन सा फॉर्मूला है आपके पास? O3। ओजोन गैस का कौन सा फॉर्मूला है आपके पास? O3। अगर ईंधन की बात करें, ईंधन में हम LPG सिलेंडर जो यूज़ करते हैं, उनमें जो गैस होती है आपके पास कौन सी होती है? ब्यूटेन गैस होती है। LPG सिलेंडर की में जो गैस होती है वो कौन सी होती है? ब्यूटेन गैस होती है। LPG सिलेंडर में जो गैस यूज़ होती है सर वो कौन सी होती है सर? ब्यूटेन होती है, ब्यूटेन। क्लियर? ओके, CNG की बात करते हैं। CNG में कौन सी गैस पाई जाती है? CNG में मेथेन गैस पाई जाती है। CNG जो आपके पास वाहनों में जो CNG गैस भरी जाती है, उनमें जो गैस होती है वो कैसी होती है आपके पास सर? मेथेन होती है सर, मीथेन होती है सर। कौन सी होती है? मीथेन। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ओके सर, तो इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। 78% नाइट्रोजन गैस, 21% ऑक्सीजन गैस, और बाकी सभी गैसें आ जाएंगी आपके पास 1% के अंदर, 1% के अंदर। यहाँ से बात कर लेते हैं अम्ल एंड स्रोतों की कि कौन कौन सा अम्ल पाया जाता है, किस किस स्रोत से पाया जाता है। अगर दूध से बात कर लेते हैं, मिल्क से। ओके, मिल्क की अगर बात करें तो मिल्क में कौन सा अम्ल पाया जाएगा आपके पास? लैक्टिक अम्ल पाया जाएगा। मिल्क में कौन सा अम्ल पाया जाएगा आपके पास? लैक्टिक अम्ल पाया जाएगा। कौन सा? लैक्टिक अम्ल। ओके सर, सिरका की बात कर लेते हैं। सिरका क्या होता है आपके पास? विनेगर होता है सर, विनेगर। जो अचार वगैरह में आपके पास डालते हैं खट्टापन के लिए, उसमें क्या होता है? सिरका। तो सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है आपके पास? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? एसिटिक अम्ल। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, एसिटिक अम्ल। ओके, अगर नींबू की बात करें तो नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? नींबू में, लेमन में जो आपके पास अम्ल मिलेगा, लेमन में जो अम्ल मिलेगा वो आपके पास कौन सा होगा? साइट्रिक एसिड मिलेगा, साइट्रिक अम्ल मिलेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये आपके पास स्रोत आपके पास ध्यान रखने हैं कि कौन सा अम्ल किस में पाया जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूध में कौन सा? लैक्टिक, सिरके में एसिटिक, और साइट्रिक अम्ल नींबू में। तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सब, तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीनों को आपको ध्यान रखना है, तीनों को क्या करना है? ध्यान में रख के चलना है। क्लियर? ओके, इन सभी की मैं क्वेश्चंस की एक PDF भी बना दूंगा। अभी यहाँ पे आप समझ लीजिए। अभी आपको क्या करना है? समझना है स्लाइड के जरिए। आपको विजुअल के माध्यम से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, विजुअल के माध्यम से क्या कर रहा हूँ? समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं मानव शरीर की। किसकी? मानव शरीर की संरचना की। द ह्यूमन मशीन यानी कि जो मानव शरीर की संरचना है उसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि कहाँ चीज़ कौन सी होती है आपके पास। सबसे पहला मस्तिष्क किसे कहा जाता है? सेरिब्रम को कहा जाता है, जो कि यहाँ पाया जाता है। मस्तिष्क यानी कि सेरिब्रम होता है, जो आपके पास बुद्धि का केंद्र होता है। तो बुद्धि का केंद्र, जो आपके पास बुद्धि जहाँ पे इकट्ठी होती है सब चीज़, उसे हम क्या कहते हैं? सेरिब्रम कहते हैं। उस मस्तिष्क को हम क्या कहते हैं? सेरिब्रम कहते हैं, सेरिब्रम। और यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे आए हैं, इस वाले पॉइंट में हमारा पाया जाता है हृदय, यानी कि हार्ट, जो कि आपका हार्ट पाया जाता है। हार्ट जो हृदय होता है आपके पास, हार्ट पाया जाता है। हार्ट में आपके पास 4 कक्ष होते हैं। हार्ट में क्या हो जाते हैं सर? 4 कक्ष होते हैं। हार्ट में क्या होता है आपके पास? 4 कक्ष होते हैं। 4 चैम्बरों में आपके पास हार्ट बटा होता है। 4 चैम्बरों में आपके पास हार्ट बटा होता है। और सामान्य मनुष्य की जो धड़कन चलती है वो क्या होती है? 72 प्रति मिनट,
यानी कि 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। 1 मिनट में हृदय 72 बार धड़कता है। 1 मिनट में कितनी बार? 72 बार धड़कता है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं इस वाली की। ये वाली अगर आपके पास से बात करें तो सबसे ये आपके पास यहाँ पे पाया जाता है आपके पास लीवर। कौन सा पाया जाता है? लीवर, यानी कि यकृत पाया जाता है। और यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत क्या है सर? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है सर? यकृत है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है। यहाँ की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपके पास क्या पाई जाती है? किडनी पाई जाती है। यहाँ पे क्या पाई जाती है? किडनी। और किडनी का काम क्या होता है आपके पास? रक्त को शुद्ध करना, रक्त को शुद्ध करना। किडनी क्या करती है? रक्त को शुद्ध करती है। किडनी क्या करती है? रक्त को शुद्ध करती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सब मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पे अगर बात कर लेते हैं यहाँ की, तो पहले तो ये चीज़ समझिए कि कुल हड्डियाँ कितनी होती है? कुल हड्डियाँ होती हैं आपके पास 206। 206 शरीर में कुल हड्डियाँ पाई जाती हैं, जिसमें से सबसे बड़ी जो आपके पास हड्डी होती है, सबसे बड़ी हड्डी होती है आपके पास फीमर, जो कि जांग की हड्डी होती है। जांग की हड्डी, यानी कि ये वाली जो आपके पास जो हड्डी है, ये वाली हड्डी आपके पास क्या है? सबसे बड़ी हड्डी है। सबसे बड़ी हड्डी यानी कि फीमर, इसे कहते हैं फीमर। ओके, सबसे छोटी की अगर बात करें, सबसे छोटी हड्डी होती है आपके पास स्टेप्स। स्टेप्स जो आपके पास हड्डी होती है वो कैसी होती है? सबसे छोटी होती है, जो कि कान की हड्डी होती है। यहाँ पे पाई जाती है कान की हड्डी। ओके, तो कान में मिलेगी कान की हड्डी है तो सबसे छोटी आपके पास स्टेप्स और सबसे बड़ी आपके पास फीमर। फीमर सबसे बड़ी और स्टेप्स आपके पास सबसे छोटी हड्डी हो जाएगी। क्लियर है? ओके सर। नेक्स्ट यहाँ से रक्तों की बात कर लेते हैं। रक्तचाप आपके पास किस प्रकार चलता है? ब्लड प्रेशर। रक्तचाप का मतलब क्या है? ब्लड प्रेशर। ओके, ब्लड प्रेशर। और इसे किसके द्वारा मापा जाता है आपके पास? स्पेगोमीटर के द्वारा, स्पेगोमैनोमीटर के द्वारा आपके पास मापा जाता है। स्पेगोमैनोमीटर के द्वारा आपके पास रक्त चाप मापा जाता है। रक्त यानी कि ब्लड प्रेशर मापा जाता है। ब्लड प्रेशर मापा जाता है। और रक्त समूह की खोज करता है, यानी कि आपके पास कौन सा ब्लड ग्रुप है, उसकी आपके पास जो खोजकर्ता थे वो थे आपके पास लैंड स्टीनर, यानी कि कार्ल लैंड स्टीनर। इन्होंने आपके पास खोज की किसकी? रक्त समूहों की, यानी कि ब्लड ग्रुप की। किसकी? ब्लड ग्रुप की। ओके, ब्लड ग्रुप की खोज की। यहाँ पे एक चीज़ अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रक्त का लाल रंग किसकी वजह से होता है? रक्त का लाल रंग होता है आपके पास सर हीमोग्लोबिन की वजह से। किसकी वजह से? हीमोग्लोबिन की वजह से आपके पास रक्त का लाल रंग होता है। क्लियर है? ओके सर। यहाँ पे बात कर लेते हैं नेक्स्ट। ये हमारे पास रक्त है। ये क्या है? हमारे पास रक्त है, रक्त। ओके, क्लियर। अब इस रक्त में 3 चीज़ मिलेंगी आपके पास। लाल रक्त कणिकाएं मिलती हैं आपके पास, आरबीसी। आपके पास श्वेत रक्त कणिकाएं मिलती हैं आपके पास, श्वेत रक्त कणिकाएं यानी कि डब्ल्यूबीसी। आपके पास प्लेटलेट्स मिलती हैं, यानी कि प्लेटलेट्स। ओके, अब इनका काम क्या होता है? रेड बीसी, यानी कि कलर कैसा होगा इनका? रेड होगा। रेड बीसी का कलर कैसा होगा? रेड होगा। और इनका जीवन काल, ये ध्यान रखना, रेड बीसी का जो जीवन काल होता है वो 120 दिन हो जाता है। कितना? 120 दिन के बाद आपके पास जो नई रेड ब्लड आती हैं, 120 दिन के बाद क्या होती है? नई रेड ब्लड सेल्स आती हैं। क्लियर? नई रेड ब्लड सेल्स आती हैं। ओके, सफ़ेद रक्त कणिका क्या होती है आपके पास? डब्ल्यूबीसी होती है। डब्ल्यूबीसी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए उत्तरदायी होती है। आपकी आपके शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो किसके द्वारा होती है आपके पास? डब्ल्यूबीसी के द्वारा होती है। डब्ल्यूबीसी, ये आपके पास डब्ल्यूबीसी, ये क्या है आपके पास? डब्ल्यूबीसी। ये आपके पास क्या है? आरबीसी। ये आपके पास क्या है? प्लेटलेट्स। जो पीलापन है वो किसका होता है? प्लेटलेट्स का। प्लेटलेट्स यानी कि पी फॉर प्लेटलेट, पी फॉर पीलापन, पी फॉर प्लेटलेट, पी फॉर पीलापन। अगर आपके पास कहीं पे अगर चोट लग जाती है तो चोट का जो थक्का जमाएगी वो किसकी वजह से भी जमेगा? आपके पास प्लेटलेट की वजह से। यानी कि खून बहता है किसी शरीर से, अगर खून बहता है तो उस खून की धारा को रोकने के लिए जो थक्का बनता है, वो किसके द्वारा बनेगा? प्लेटलेट्स के द्वारा बनेगा। तो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? अगर यहाँ तक अगर समझ में आ गया है तो जय हिंद लिखिए, कमेंट में अवश्य जय हिंद लिखिए। और एक एक क्वेश्चन को आप ध्यान से देखते चलिए, और नोट करते चलिए भाई, नोट करते चलिए। बिना नोट के आपके पास कुछ भी नहीं है। ओके, बिना नोट के कुछ भी नहीं है। 2-3 बार देखिए आप इस क्लास को, 2-3 बार देखिए। ओके, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, 2-3 बार देखिए। यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं विटामिन से। किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग पाया जाता है? हर साल पूछा जा रहा है क्वेश्चन, यहाँ से हर बार आ रहा है क्वेश्चन, तो आपको ध्यान में रख के चलना है हर बार। ओके, विटामिन ई।
अगर मैं विटामिन ए की अगर बात करता हूँ तो विटामिन ए की वजह से कौन सा रोग होता है, तो देख लेते हैं सर। विटामिन ए की वजह से होता है आपके पास रतौंधी। रतौंधी कौन सा रोग होता है, आँखों से संबंधित होता है। आँखों से संबंधित विटामिन के लिए कौन सी होती है आपके पास, विटामिन ए होती है, विटामिन ए होती है। विटामिन बी कौन सी होती है, वेरी 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 ओके, वेरी वेरी विटामिन बी होता है। ओके क्लियर। तीसरा कौन सा होता है आपके पास, स्कर्वी। स्कर्वी होता है तीसरा। ओके, खट्टापन यानी कि खट्टापन, विटामिन सी। ओके, विटामिन सी। चौथी विटामिन के कारण बीमारी कौन सी होती है आपके पास, रिकेट्स। यानी कि हड्डियों से रिलेटेड जो भी बीमारी होती है वो कौन सी होती है, रिकेट्स होती है, विटामिन डी की कमी से होती हैं। क्लियर है सर। ओके, तो ये आपको 4 विटामिन आपको ध्यान रखनी है। चारों विटामिन का नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला सर इंपॉर्टेंट है सर, एंड ए वाला इंपॉर्टेंट है सर, ए वाला इंपॉर्टेंट है। दोनों ही चीज़ आपको ध्यान में रख के चलिए। क्लियर है। ओके सर। ओके, मच्छर और बीमारी। मच्छरों से कौन सी बीमारी होती है देख लेते हैं। मादा एनाफ्लीज से कौन सी बीमारी होती है, मादा एनाफ्लीज से आपके पास मलेरिया होता है। मलेरिया किसकी वजह से होता है, मादा एनाफ्लीज जो मच्छर होता है उसकी वजह से आपके पास क्या होता है, मलेरिया होता है मादा एनाफ्लीज के द्वारा। ओके, डेंगू किसके द्वारा होता है, डेंगू आपके पास एंडीज के द्वारा होता है, एंडीज के द्वारा। एडिस एडिस जो आपके पास मच्छर है उसकी वजह से क्या होता है आपके पास, मलेरिया, वो डेंगू होता है आपके पास। कौन सा, डेंगू। तो डेंगू और मलेरिया का पूछा जाता है, तो मलेरिया किसकी वजह से होता है, मादा एनाफ्लीज के द्वारा। एंड डेंगू किसके द्वारा होता है, एडिस मच्छर के द्वारा। ओके, मादा एडिस के द्वारा होता है। क्लियर है। ओके सर। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, टीबी। टीबी क्या है आपके पास, टीबी। तो टीबी फेफड़ों से, टीबी मुख्य रूप से फेफड़ों को, लंग को प्रभावित करती है। टीबी किसे प्रभावित करेगी, फेफड़ों। तो यानी कि फेफड़ों से संबंधित बीमारी ये क्रिएट कर देती है आपके पास टीबी। तो टीबी मुख्य रूप से फेफड़ों यानी कि लंग्स को प्रभावित करता है। ओके, किसको प्रभावित करेगा, सबसे पहले डैमेज कौन सी चीज़ होगी, फेफड़े ही होंगे, फेफड़े ही होंगे। ओके, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इंसुलिन। इंसुलिन जो आपके पास हार्मोन होता है वो कहाँ पे पाया जाता है आपके पास, अग्नाशय में बनता है, अग्नाशय में बनता है, अग्नाशय में पाया जाता है इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन कहाँ पे बनता है आपके पास, अग्नाशय में बनता है। कैसे में बनता है सर, अग्नाशय में बनता है। क्लियर है सो। ओके सर, यहाँ से ये चीज़ ध्यान में रखनी है। क्लियर है। ओके, बात समझ में आ रही है ना। ओके, हर एक चीज़ समझ में आ रही है ना। वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे भाई। ओके, वनस्पति विज्ञान। अगर वनस्पति विज्ञान की अगर बात करते हैं, बॉटनी की अगर बात करें, तो बॉटनी में अगर आपको देखता है आपके पास क्या होता है, फ्लोएम। अगर मैं फ्लोएम की अगर बात करूं तो फ्लोएम क्या होता है, भोजन को पत्तियों तक परिवहन करता है। पत्तियों से भोजन को पूरे शरीर तक पहुंचाता है। यानी कि भोजन का पत्तियों से पौधे तक परिवहन, यानी कि हर एक पार्ट में, पत्तियों में क्या बनता है आपके पास, भोजन बनता है। पहली बात तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, पत्तियों में क्या बनता है, भोजन बनता है। और पत्तियों में से भोजन को कहाँ पे पहुंचाएगा, प्रत्येक पार्ट तक पहुंचाएगा। प्रत्येक पार्ट तक आपके पास भोजन को पहुंचाएगा, प्रत्येक पार्ट तक जन को क्या करेगा, ये पहुंचेगा। क्लियर। ओके सर। जालम की बात कर लेते हैं। जालम, जालम क्या होता है आपके पास, जालम। जालम यानी कि ज से जालम, ज से जल, ज से जालम, ज से जल। ओके, ये क्या करता है, जल को पहुंचाता है। और जल को कहाँ से पहुंचेगा सर, पत्तियों से। जल को कहाँ, सॉरी, जड़ों से। जल को कहाँ से पहुंचेगा, जड़ों से। तो जड़ों को पत्तियों की हर एक भाग तक, पत्तियां हो आपके पास, तना हो, कहीं पे भी हो, जड़ों से कहाँ पे पहुंचेगा, पत्तियों तक पहुंचेगा, या फिर कहीं पे भी पहुंचेगा। क्लियर। ओके, पत्तियों तक परिवहन ये क्या होता है आपके पास, जाइलम के द्वारा होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, जाइलम जल को, और फ्लोएम यानी कि फल को, यानी कि फल यानी कि भोजन को, फल यानी कि भोजन को पहुंचाने का कार्य करता है। क्लियर सर। ओके, प्रकाश संश्लेषण पत्तियों में होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, प्रकाश संश्लेषण पत्तियों में होता है। और हरा रंग किसके कारण होता है आपके पास, क्लोरोफिल की वजह से होता है। क्लोरोफिल की वजह से आपके पास हरा रंग होता है, क्लोरोफिल की वजह से आपके पास हरा रंग होता है। और कहाँ पे होता है आपके पास प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, पत्तियों में पाया जाता है। और प्रकाश संश्लेषण की वजह से क्या बनता है सर, पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। क्या बनाते हैं सर, पेड़ पौधे अपना भोजन का निर्माण करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब अनुवांशिकी की अगर बात करें तो अनुवांशिकी में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। अनुवांशिकी में, अनुवांशिकी यानी कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल किसे कहते हैं हम, डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म में आपके पास डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। आरएनए की फुल फॉर्म में क्या है आपके पास, राइबो न्यूक्लिक अम्ल। राइबो न्यूक्लिक अम्ल किसकी है आपके पास, आरएनए की फुल फॉर्म है, आरएनए की। ओके, अब यहाँ पे कोशिका की खोज अगर बात करें, कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने की। कोशिका की खोज किसने की सर, रॉबर्ट हुक ने की। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की। ओके, अनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है, ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। अनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है, ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है, ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है, ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। विकासवाद, विकासवाद किससे वो है आपके पास, चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन जो सिद्धांत है उसके द्वारा किस विकासवाद का सिद्धांत दिया था चार्ल्स डार्विन ने। तो चार्ल्स डार्विन से संबंधित है आपके पास विकासवाद। विकासवाद ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर सर। नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्या हो जाता है आपके पास, ऊर्जा संरक्षण का नियम।
ऊर्जा संरक्षण का नियम यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे ये क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, ऊर्जा ना तो बनती है और ना ही नष्ट होती है। ऊर्जा ना तो बनती है और ना ही नष्ट होती है, ये केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाती है। ये केवल रूप बदलती है, यानी कि एक रूप से दूसरे रूप में क्या हो जाती है, बदल जाती है, एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाती है। यहाँ पे आपके पास जैसे यांत्रिक ऊर्जा है, तो यांत्रिक ऊर्जा किस में बदल जाएगी, आपके पास विद्युत ऊर्जा में। और किसके द्वारा बदलेगी, आपके पास जनरेटर के द्वारा। किसके द्वारा, जनरेटर के द्वारा। तो ध्यान रखना, जनरेटर का काम क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा को आपके पास क्या इसमें बदल देगा, विद्युत ऊर्जा में। किसके द्वारा बदलेगी, जनरेटर। जो आपके पास बिजली के जो जनरेटर होते हैं वो क्या देते हैं, आपके पास विद्युत ऊर्जा देते हैं, आपके पास क्या देते हैं, विद्युत ऊर्जा देते हैं। अब यहाँ से अगर विद्युत ऊर्जा की बात करें तो विद्युत ऊर्जा किस में बदल जाएगी, आपके पास यांत्रिक ऊर्जा में। किसके द्वारा बदलेगी, आपके पास विद्युत मोटर के द्वारा। किसके द्वारा, विद्युत मोटर के द्वारा। किसके द्वारा, विद्युत मोटर के द्वारा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, विद्युत मोटर के द्वारा बदलेगी, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे एक पॉइंट ये आपको दिखाई दे रहा है कि बैटरी, बैटरी क्या होती है, रासायनिक ऊर्जा में संचित होती है। बैटरी में क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा आपके पास संचित होती है, केमिकल एनर्जी वहाँ पे क्या हो जाती है, आपके पास संचित होती है। केमिकल एनर्जी का भंडार होता है, केमिकल एनर्जी का बैटरी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सूर्य, सूर्य क्या है, नाव के संलयन के द्वारा काम करता है। नाव के संलयन की वजह से आपके पास सूर्य में जो अभिक्रिया होती है वो कौन सी होती है, नाव के संलयन। नाव के संलयन की वजह से ये अपार स्रोत बन जाता है, किसका, एनर्जी का अपार स्रोत बन जाता है। यहाँ से तभी आपके पास हीट निकल के आती है हर एक डायरेक्शन में, क्योंकि इसमें कौन सी अभिक्रिया होती है, नाव की संलयन होती है। कौन सी, नाव के संलयन। क्लियर है सब, ओके। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, आपके पास केवल एसी जनरेटर की अगर बात करें, एसी पर काम करता है। ये आपके पास अल्टरनेटिंग जो करंट होता है एसी, उस पर काम करता है। अल्टरनेटिंग करंट पे आपके पास क्या करता है, एसी जो ट्रांसफार्मर होता है वो काम करता है। एसी ट्रांसफार्मर काम करता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ट्रांसफार्मर किस पे काम करेगा, एसी पर। ये काम क्या होता है इसका, वोल्टेज को वेरी करना। काम क्या होता है इस ट्रांसफार्मर की अगर काम की बात करें, अरे एक सेकेंड, अगर ट्रांसफार्मर के अगर काम की बात करें तो वोल्टेज को वेरी करना, यानी कि वोल्टेज को चेंज करना। वोल्टेज को चेंज करता है आपके पास कौन, ट्रांसफार्मर। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है सर। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है सर, अंतिम मास्टर स्लाइड है, बहुत खतरनाक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्लियर सर, ओके। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके पास शायद एक क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, ओके। देख लेना, हर एक शिफ्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक शिफ्ट के लिए। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। फर्स्ट की बात करें, प्रकाश वर्ष, यह दूरी का मात्रक है। ये आपके पास किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है, हैं, दूरी का मात्रक है। प्रकाश दूरी का मात्रक है, आपके पास समय का नहीं है। अक्सर गलत होता है, तो इस वजह से क्या हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसका मात्रक है सर, दूरी का मात्रक है। दूसरा पॉइंट, बिजली और ध्वनि। तो बिजली जो होती है, बिजली की चमक ध्वनि से पहले दिखाई दे जाती है। अगर आप किसी भी चीज़ में अगर हिट कर रहे हो, जैसे आपके पास कोई ये है, आप इसमें अगर हैमर मारते हो, हथौड़ा मारते हो, तो वहाँ से अगर जो स्पार्क होगी वो हमें पहले दिखाई दे जाएगी। अगर हम किसी डिस्टेंस दूरी पे अगर खड़े हुए हैं तो हमें चमक पहले दिखाई दे जाएगी, आवाज़ बाद में आ जाती है। आवाज़ क्या आएगी, बाद में, क्योंकि इसके रीज़न क्या है, जो आपके पास प्रकाश की चाल होती है उसकी ज़्यादा होती है, ध्वनि की चाल कैसी होती है, कम होती है। ध्वनि की चाल कैसी होती है सर, कम होती है। ध्वनि की चाल कम होती है, प्रकाश की चाल अधिक होती है। बात समझ में आ रही है, क्लियर, ओके। थर्ड पॉइंट की बात कर लेते हो, ऊष्मा का संचरण। ठोसों में चालन होता है ऊष्मा का, जो ठोसों में जो वो होता है आपके पास ऊर्जा का जो संचरण होता है वो किसके द्वारा होता है, चालन विधि के द्वारा होता है। गैसों में या द्रवों में किसके द्वारा होता है, संवहन के द्वारा। गैसों में संवहन, अगर माध्यम नहीं है तो उसमें किसके द्वारा होगा, विकिरण। तो जो आपके पास लाइट आ रही है वो किसके द्वारा आती है, विकिरण के द्वारा आती है। किसके द्वारा, विकिरण के द्वारा। किसके द्वारा, विकिरण के द्वारा। क्लियर है, ओके सर। फोर्थ पॉइंट की बात करें, तापमान। पानी का हिमांक कितना है आपके पास, 0 डिग्री सेल्सियस होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। और क्वथनांक कितना होता है आपके पास, 100 डिग्री सेल्सियस। आई थिंक ये तो आपको पता होगा, 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस। पाँचवा, फ्यूज़, इसका गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। जो फ्यूज़ का जो तार होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, बहुत कम होता है, ताकि शॉर्ट सर्किट आपके पास सुरक्षित रहे। शॉर्ट सर्किट कैसा रहे, आपके पास सुरक्षित रहे। शॉर्ट सर्किट सुरक्षित रहे, इस वजह से फ्यूज़ का जो तार होता है उसका गलनांक कैसा होता है, कम होता है। छठी की बात करें, बल्ब का फिलामेंट। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है सर, टंगस्टन धातु का बना होता है। किसका, टंगस्टन धातु का बना होता है। तो ये ध्यान रखना है, जो आपके पास बल्ब होता है, जैसे ये बल्ब है आपके पास, और यहाँ पर आपके पास क्या लगा होगा, इसमें फिलामेंट। तो जो आपके पास यहाँ पे जो फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है, आपके पास टंगस्टन धातु का होता है, टंगस्टन धातु का। पास समझ में आ रही है, ओके। तो ये आपके पास जय भव, विजय भव, ओके, विजय भव, ओके, विजय भव। तो आपके पास सेना यानी कि वायुसेना की, आपके पास, सॉरी वायुसेना नहीं, आपके पास आर्मी,
ओके, आर्मी के आपके पास टॉप 50 क्वेश्चंस की स्लाइड थी, ये टॉप 50 क्वेश्चंस की स्लाइड थी का महत्वपूर्ण आपने अध्ययन कर लिया है। टॉप 500 क्वेश्चंस का, टॉप 500 क्वेश्चंस का आपने क्या कर लिया, महत्वपूर्ण अध्ययन कर लिया है। तो यहाँ से बार बार आपके पास क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बार बार क्वेश्चन यहीं से आते हैं, तो बार बार रिवीजन करें। सटीकता और गति ही सफलता की कुंजी है। ओके, सटीकता रखिए और गति रखिए, आपके पास सफलता की पूंजी वही रहेगी। भारतीय सेना आपकी प्रतीक्षा कर रही है, ये आप चीज़ ध्यान रखना सर। ओके, ये चीज़ आपके पास ध्यान रखना है। और जय हिंद का नारा लगा दीजिए भाई, जय हिंद का नारा हर एक बच्चे के पास से मिलना चाहिए, हर एक बच्चे के पास से जय हिंद का नारा अवश्य आना चाहिए, क्योंकि आपके पास बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके पास क्लास बनाई गई है। तो डिफेंस नेक्सस जो आपके पास चैनल है, डिफेंस नेक्सस, तो हमारे इस चैनल को से जुड़ जाइए भाई, आपके पास कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। कंटेंट कैसा मिलेगा आपके पास, फ्री ऑफ कॉस्ट। हर एक चीज़ का मैं कंटेंट कैसा दे रहा हूँ आपके पास, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। हर कोई भी चार्ज नहीं लिया जा रहा है आपसे, कोई भी चार्ज नहीं लिया जा रहा है, एकदम फ्री में तैयारी कराऊंगा, सभी की फ्री तैयारी कराऊंगा। तो आप बस जुड़िए और विश्वास करिए, क्योंकि आपके पास फ्री होने वाली है भाई, फ्री, एकदम फ्री, 0 रुपए से स्टार्ट है आपके पास तैयारी। तो 0 रिफॉर्म में आपको क्या है, आपके पास फ्री है, आपके पास सब चीज़ फ्री है, तो आप फ्री का मुफ्त में फ़ायदा उठाइए। तो बस मैं इतना ही कहूँगा, आपके पास तैयारी मजबूत रखिए, कहीं से ही पढ़िए, ज़रूरी नहीं है कि आप यहीं से पढ़िए, लेकिन जहाँ से आपके पास सटीक मिले आपके पास, आप वहाँ से पढ़िए। तो बस आज की इस क्लास में बस इतना ही कहना चाहूँगा। तो बस थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद टू ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद टू ऑल ऑफ़ यू। कमेंट में अवश्य लिख के जाया करो भाई, कमेंट में अवश्य लिख के जाया करो। फिर से थैंक यू एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ़ यू।